अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फोर्सेस गेज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पीएफ एयरमैन एरो ट्रेड के हवाले से। एरो ट्रेड क्या होता है, इसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इसकी तमाम डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एरो ट्रेड के रैंक्स के हवाले से होगी कि इसमें कौन कौन से रैंक्स होते हैं और प्रमोशन पीरियड क्या होता है, हर रैंक में कितनी सैलरी मिलती है और दूसरा रैंक आने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो आपको इन्फॉर्म हो जाए। अभी हम बात करेंगे, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था इस इंडक्शन में, तो बाकी ट्रेड के हवाले से जीसी पोस्ट, पीएफएनडी, ये सारे उनका तो तकरीबन पता होता है। बाकी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एरो ट्रेड के हवाले से कि एरो ट्रेड होता क्या है। तो इसमें हम पहले बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने तमाम सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट दिए हैं। तो अब बात यह कि टेस्ट हो गए, इनिशियल इंटरव्यू भी हो गया, इनिशियल मेडिकल भी हो गया, एएचक्यू बोर्ड इंटरव्यू होना है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद जितने भी हैं तकरीबन ई टेस्टिंग में इस दफ़ा 90+ मार्क्स वाले को इनिशियल इंटरव्यू और मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया गया है। लास्ट ईयर पे 80 पे भी हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत सख्त क्राइटेरिया है इनका, 90+ वालों को सिलेक्ट किया गया है इस पर। तो इस पे जो आपके मार्क्स काउंट होते हैं वो मैट्रिक के होते हैं, इंटर के होते हैं। तो इस पे एफएससी वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और मैट्रिक साइंस वालों को भी। और सुनने में है कि जितने भी टॉपर हैं मैट्रिक के, उनको भी इस बात पे ख़दशा है कि भी उनका भी शायद नाम ना है, इतना मेरिट हाई बनाया गया है इस दफ़ा। तो तमाम सिलेक्शन सेंटर जितने भी हैं, 12 सिलेक्शन सेंटर हैं इनके, डीआई खान का, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली, सक्कर, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, कराची, एबटाबाद, इन तमाम सिलेक्शन सेंटर पे तो जितने भी इंटरव्यूज़ और इनिशियल मेडिकल हो रहे हैं, इसके बाद ज़्यादातर लोगों को मेडिकल में डीएनएस के लिए रेफ़र किया गया है सीएमएच में, जिनकी नाक का प्रॉब्लम होता है। तो इसके अलावा भी जो बाकी जिनको भी रेफ़र किया गया उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे रिपोर्ट करें सीएमएच में, वहाँ से ठीक हो के आ सकते हैं। तो उसके बाद ये ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ऑपरेशन के बाद ज्वाइनिंग कितनी कंफर्मेशन है। ज्वाइनिंग की 100% कंफर्मेशन है। अगर आपको ख़ुद ही रेफ़र कर रहे हैं तो आप ऑपरेट करा के आ जाएं, वो आपको ज्वाइन करा लेंगे। तो उसके बाद एएचक्यू बोर्ड इंटरव्यू के लिए जो टीम आनी है उसमें साइकोलॉजिकल होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ट्रेस्ट स्पेशलिस्ट होता है और सिलेक्शन सेंटर का कमांडर होता है। ये 3 बंदों ने आपसे इंटरव्यू लेना होता है, जो एएचक्यू बोर्ड का इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू। तो अभी जो इस रेशो पे चल रही है, एक सिलेक्शन सेंटर पे तकरीबन 70 से 80 बंदे सेलेक्ट होने हैं 2 इंटरव्यू के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि एक सिलेक्शन सेंटर पे 70 से 80 बंदे सेलेक्ट होने हैं। एरो ट्रेड और ओवरऑल एंट्री जितनी भी है, जीसी पोस्ट, एरो ट्रेड, इन तमाम के 70 से 80 बंदे सेलेक्ट होने हैं। तो इनमें कुछ बंदे फेब में जाएंगे, फरवरी में इनकी एंट्री स्टार्ट हो रही है, तो ये कोहार्ट जाएंगे, वहाँ पे तकरीबन 80 बंदों या 70 बंदों की लिस्ट लग जाएगी जनवरी के एंड में। तो बाकी उनको बुला के फरवरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उनमें से कुछ बंदे 30 to 35 या इतने बंदे भेजे जाएंगे ट्रेनिंग में इसमें। बाकी जो हैं 30 वो नेक्स्ट बैच में अगस्त में भेजे जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अगस्त में शुरू होगी। तो इसमें 10 स्टैंड बाई रखे जाते हैं, मतलब अगर 80 हैं तो उनमें से 30 कंफर्म में 10 स्टैंड बाई हैं। वो स्टैंड बाई क्या हैं? स्टैंड बाई वो हैं कि जिनका फाइनल मेडिकल वहाँ पे होता है कोहार्ट में, वहाँ से वो अनफिट हो जाते हैं या किसी और वजह से ट्रेनिंग में अनफिट हो जाते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, उनकी जगह पे उनको बुला लिया जाता है। और या फिर जो अनविल हो जाते हैं कि हमने नहीं करनी जॉब ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग से वो भाग जाते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जगह पर एक और को वहाँ पे रख लिया जाता है। तो ये स्टैंड बाई में होते हैं। स्टैंड बाई के भी चांस 50% से ज़्यादा होते हैं, मतलब 100% ही आप समझ लें, क्योंकि स्टैंड बाई में वही होते हैं। इस इंडक्शन में नहीं, नेक्स्ट इंडक्शन में वो उनको बुला के ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। स्टैंड बाई का ये चांस होता है। 1 साल तक आपका चांस है कि आप स्टैंड बाई जितने भी हैं उनको
बुलाया जा सकता है स्टैंड बाई के लिए। तो इस पे अभी 70 से 80 वाला क्राइटेरिया ही कंफर्म है कि 70 से 80 बंदे सेलेक्ट होने हैं हर सिलेक्शन सेंटर पे जितने भी हैं। तो उन्होंने उसी हिसाब से इनको सेग्रीगेट करना होता था। पहले ये होता था कि टेस्ट ले लेते थे, इनके पास 250 बंदा हो जाता था। फिर इन्होंने अनफिट करने के लिए, मतलब शार्ट लिस्ट करने के लिए, इन्होंने मेडिकल का क्राइटेरिया हाई कर देते थे या इंटरव्यू बहुत टफ कर देते थे। तो लेकिन अभी इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि टेस्ट में शार्ट लिस्टिंग करनी शुरू कर दी है। टेस्ट इतना ही मुश्किल है कि वहाँ से ही शार्ट लिस्ट हो रहे हैं लड़के। मतलब 100 में से कोई 30 लड़का पास होता है, हर जितने भी 100 लड़के बैठते हैं उनमें से 30 लड़का ही पास हो रहा है। इतना ही मुश्किल टेस्ट बनाया गया ताकि शार्ट लिस्टिंग में आसानी हो। तो बाकी इंटरव्यू में यही होगा कि एच के बोर्ड का जो इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू, उसमें ये होगा कि एक पेशावर से टीम आएगी तो उसमें वो अपने हिसाब से अपने मार्क्स लगाते हैं। उनको ओवरऑल जो बनाते हैं उसी हिसाब से पता चल जाता है कि बंदा फाइनल में सेलेक्ट है या नहीं है। इस पे किसी को पता नहीं होता तीनों में से कि हम इसको कितने मार्क्स दे रहे हैं। वो अपने शीट पे मार्क्स लिखते हैं, एंड पे वो उस मार्क्स को काउंट करते हैं। तो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 20 मार्क्स हैं टोटल, तो 50 वाला पास है। तो इसमें 15 वाले को पास करने के लिए वो यही करते हैं कि 5-5 10 नंबर देते हैं। उनको पता नहीं होता तीनों बंदों को। तो जब मार्क्स एंड पे काउंट करते हैं 15 से कम है तो वो फेल है, 15 से अबव है तो वो पास है। तो इस तरह का वो करते हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी को वो जानबूझ के फ़ेल करते हैं या किसी को, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से मार्क्स लगाता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अपीयरेंस से, आपके बैठने के अंदाज से, बोलने के अंदाज से। सिलेक्शन सेंटर का जो कमांडर है वो अपने हिसाब से लगाता है, और जो ट्रेड स्पेशलिस्ट आता है, ट्रेड के हवाले से क्वेश्चन करता है, वो अपने हिसाब से मार्क्स लगाता है। तो नेक्स्ट पेज पे जो इंडक्शन पे फाइनल जो लिस्ट लगेगी उसमें फरवरी के एंड में बुलाया जाएगा इन सबको सिलेक्शन सेंटर पे कॉल करके और लेटर भेज के। जिनका नंबर बंद होगा उनको लेटर भेजेंगे, नंबर ऑन हुआ तो कॉल करके आपको बुला लेंगे, सामान के साथ बता देंगे कौन कौन सा सामान आपने लेके जाना है। वहीं से आपको ये अपनी गाड़ी पे लेके जाएंगे कोहाट में 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए आपको फेब से जुलाई तक ट्रेनिंग कराएंगे। यही जो इस इंडक्शन में हो रहे हैं यही बंदे, इनमें से कुछ बंदे अगस्त जनवरी वाली ट्रेनिंग भी करेंगे। 30 अभी जाएंगे हर सिलेक्शन सेंटर से, 30 जो है वो नेक्स्ट इंडक्शन में जाएंगे एक सिलेक्शन सेंटर से। ये तकरीबन इसी तरह 1400-1500 की एक एंट्री बना देते हैं। तो वहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जितने भी एरो ट्रेड के हैं वो वहाँ से अपने स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट उसमें जाएंगे। तो बाकी जो जीसी प्रोस्ट और बाकी ट्रेड हैं फायर फाइटर के, वो तमाम ATTS ही में करेंगे अपनी स्पेशलाइजेशन, मतलब उधर कोहाट में ही रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। फ़िज़िकल ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ उनकी ट्रेड के हवाले से होगी। और प्रोस्ट वाले जो हैं वो जाएंगे कलर कार, वहाँ पे इनका स्कूल है, तो वहाँ पे वो प्रोस्ट ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे। और एक इसमें जो एरो ट्रेड पे आते हैं उन पे हम बात करते हैं। एरो ट्रेड वाले यहाँ से डायरेक्ट कराची जाएंगे, जहाँ पे वो 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे। कुरंगी क्रीक में जाएंगे, जिस पे 2 स्कूल हैं इनके, SOA SOE स्कूल ऑफ एरोनॉटिकल SOA, और SOE है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों कुरंगी क्रीक में। तो वहाँ पे इनको ट्रेड के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें ये होगा कि 1.5 साल से 2 साल का इनका ड्यूरेशन होता है। किसी के 1.5 साल में, कुछ ट्रेड का 2 साल का है। तो इनमें डिफरेंट ट्रेड आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एरो ट्रेड में आपकी किस तरह सेग्रीगेशन होती है। एरो ट्रेड की सेग्रीगेशन किस तरह होती है कि कौन कौन से इसमें आपको ट्रेड मिलने हैं। अगर आपके पास मैट्रिक है तो इसमें तो यही है कि मैट्रिक से अगर आप अबव में FSC हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको टेक्नीशियन का ट्रेड मिलेगा। एरो ट्रेड जाके वहाँ पे इनको डिफरेंट ट्रेड मिलते हैं, जिसमें पहले एरो स्पोर्ट होता था, एरो टेक्नीशियन होता था, अब सिर्फ एरो ट्रेड है। तो अगर टेक्नीशियन का है तो उसके लिए आपके पास FSC होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल भी हो चल जाएगी। BSc BTech ये अगर आपके पास है तो आपको एरो ट्रेड के एरो टेक्नीशियन ट्रेड लगेगा। एरो टेक्नीशियन में भी डिफरेंट ट्रेड होते हैं, जिसमें ATC हो गया, एयर फ्रेम फिटर होता है, आर्मामेंट फिटर, एवियनिक्स फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर, MT फिटर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंजन फिटर, जनरल फिटर, ग्राउंड सिग्नल, LACT, MET, वेपन, रडार और रेडियो।
इन तमाम ट्रेड्स की डिटेल में भी बात करेंगे कि इनका काम क्या होता है, कौन कौन से। ये तमाम ट्रेड जितने भी मैंने बताए हैं एरो टेक्नीशियन के, इनमें ये बीएससी, बीटेक और एफएससी वाले ही जाएंगे। डीएई जिन्होंने की हुई है, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए भी चांस है कि उनको एरोटेक ही मिलेगा, और यही ए स्केल में जाते हैं, मतलब इनकी सैलरी के हिसाब से ए स्केल में ही जाते हैं ये टेक्नीशियन जितने भी हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है एरो स्पोर्ट। ये एरो ट्रेड की मैं बता रहा हूँ आपको। एरो ट्रेड में ही ये होते हैं जो सिर्फ मैट्रिक पास होते हैं, तो उनके लिए है कि अगर उन्होंने सिंपल सी एफए भी की हुई है तो उनको इन ट्रेड में से मिल सकते हैं जो एरो स्पोर्ट में काउंट होते हैं, जिनमें अकाउंट्स हो गया। अगर आपने बीकॉम की हुई है तो आपको अकाउंट्स के चांस हैं, अगर नहीं भी की हुई एफए है तो फिर भी आपको अकाउंट हो गया। एडमिन होता है कैटरिंग का, लॉग का और ड्राइवर में मैं आपको बताना चाहता हूँ एमटीडी जो होता है, एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप एमटीडी बन सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरियल का होता है, एफए उसके लिए होती है। तो मेडिकल असिस्टेंट, अगर अब आपके पास एफएससी प्री मेडिकल है तो आपको मेडिकल असिस्टेंट होगा, मेडिकल ट्रेड लगेगा आपका। अगर आईसीएस है तो आपको आईटी का ट्रेड मिलेगा, और सिर्फ मैट्रिक है तो आपको म्यूज़िक और इस तरह के मैट्रिक आर्ट्स वाले ये जितने भी हैं उनको म्यूज़िक ट्रेड मिलता है। बाकी इनमें कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया ना, एरो स्पोर्ट में बीसी ये 2 कैटेगरीज़ में आ जाते हैं, और जो एरो टेक्नीशियन होते हैं जितने भी टेक्नीशियन हैं वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वहाँ पे पीटीटीएस कोहार्ट में और वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनके ये ट्रेड जितने भी हैं एरो ट्रेड के, इनकी क्या क्या खसूसियात हैं और इनके बेनिफिट क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम एरो स्पोर्ट की बात कर लेते हैं कि अकाउंट्स हैं, एडमिन है, कैटरिंग है, लॉग है। अकाउंट्स का ये होता है कि वो अकाउंट्स देखते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स के हवाले से उसकी सेटलमेंट करते हैं, सैलरी से लेके तमाम डिस्बर्समेंट जितनी भी होती है उसमें करते हैं। एडमिन का ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के देखते हैं काम। कैटरिंग वाले ये होते हैं कि उन्होंने जितनी भी कैटरिंग प्रोवाइड करनी होती है, सिविल से लेके इनके मेन तक, सोल्जर तक, वो सारी कैटरिंग वाले करते हैं। लॉग वाले का भी इसी तरह काम है, लॉजिस्टिक के हवाले से ये सप्लाई के जिस तरह आर्मी का सप्लाई कोर होता है, इनका ये भी एक सप्लाई कोर ही है। एमटीडी में ये कि ड्राइविंग करनी होती है, सिंपल सी बात है। सेक्रेटरियल में आपको पता है कि टाइपिंग का काम होता है, ऑफिस वर्क होता है। मेडिकल असिस्टेंट ये होते हैं कि जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करनी होती है, वहाँ पे मेडिकल की इंजेक्शन लगाने से डिफरेंट वार्ड में ड्यूटीज़, मेडिसिन, फार्मेसी, ये तमाम मेडिकल असिस्टेंट करते हैं। आईटी का हवाले से आप जितने भी वहाँ पे सिस्टम होते हैं, पीसीज होते हैं, उनको इनकी रिहेबिलिटेशन और उनकी मेंटेनेंस के लिए आईटी असिस्टेंट का ट्रेड होता है। तो एरो टेक्नीशियन पे आते हैं। एरो ट्रेड का जो दूसरी सेग्रीगेट है वो ए कैटेगरी में आते हैं, वो एरो टेक्नीशियन के ये ट्रेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ट्रेड लगें तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, बीएससी, बीटेक, डीएई, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। अगर आपके पास ये ट्रेड हैं तो आपको इनमें से एक ट्रेड मिलेगा जो कि अच्छे मैं आपको बता सकता हूँ। एटीसी होता है जो कि टावर्स कंट्रोल पे होता है, जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं। उसके अलावा से एयर फ्रेम पे आप एक किस्म से जहाज़ों के फ्रेम्स के हवाले से होता है। इसमें आर्मामेंट ये होता है कि वेपन के हवाले से इसमें आ जाता है। एवेनिक्स भी रेडियो में आ जाता है, इसमें टेक्नीशियन होते हैं जितनी भी एवेनिक्स की होती हैं रडार के हवाले से, तो वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। इलेक्ट्रिक फिटर जैसे कि नाम से है कि इसमें इलेक्ट्रिक के हवाले से जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं एयरक्राफ्ट के, तो उसकी मेंटेनेंस होती है। एवेनिक्स भी एयरक्राफ्ट की है। एमटीएफ में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर होता है, ये बेसिकली गाड़ियों की एक किस्म के मैकेनिक समझ लें, उनकी मेंटेनेंस पे होते हैं। इंजन फिटर जो होता है वो एयरक्राफ्ट का होता है। तो जनरल फिटर जो है वो भी इसी तरह से एक मैकेनिक भी है। ग्राउंड सिग्नल पे ये आता है कि आपके जितने भी एयरफोर्स में जितना भी सेटअप है, उनमें जितनी भी कम्युनिकेशन के सेटअप है उस पर ग्राउंड सिग्नल काम करते हैं। तो एलएससीटी जितने भी होते हैं वो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड काम करते हैं। मेट का ये कि मेट्रोलॉजी, इसमें जितने भी आ जाते हैं आपके वेदर के हवाले से। तो रेडियो रडार का मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जितने भी रडार सिस्टम होते हैं या रेडियो इक्विपमेंट होते हैं, वाकी टाकीज़, तो इन पे ये रेडियो रडार वाले काम करते हैं। तो इस पे ये है कि ये ट्रेड होते हैं। अब इसकी आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि इनमें फ़र्क क्या है। इनमें कुछ होते हैं ग्राउंड के और कुछ एयर के। ग्राउंड और एयर में ये फ़र्क है कि जो ग्राउंड पे होते हैं वो
सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने कुछ स्पेसिफ़िक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन पे काम करते हैं, या बाकी जो सेटअप ग्राउंड सेटअप होते हैं, पीसी हो गए, वाकी टाकी हो गए, तो ग्राउंड रडार जितने भी सिस्टम हैं उन पे वो काम करते हैं। और बाकी जो एयर के हैं वो तकरीबन रडार जो एयरक्राफ्ट पे रडार होता है, जो एयरक्राफ्ट के हवाले से जितने भी इसकी मेंटेनेंस होती है या टेक्निकल असिस्टेंस होती है उस पे वो काम करते हैं एयर वाले। तो अभी आ जाते हैं इसके सैलरी पैकेज पे कि सैलरी इसमें कौन कौन से ट्रेड को कौन कौन सी सैलरी मिल सकती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो इस पे वीडियो आनी है वो रैंक के हवाले से आनी है कि कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि इसमें जो स्टार्ट से होता है वो LAC से स्टार्ट होता है। पहला जो इनको रैंक दिया जाता है वो LAC होता है, लीडिंग एयरक्राफ्ट में। तो नेक्स्ट पे आता है SAC, सीनियर एयरक्राफ्ट। इस पे जो आता है सीनियर एयरक्राफ्ट, तो ये आ जाता है। उसके बाद आता है इनका जूनियर टेक्नीशियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होती है इनके कारपोरल टेक्नीशियन पे। उसके बाद आता है सीनियर टेक्नीशियन पे। उसके बाद चीफ टेक्नीशियन। इसके बाद जो नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद जो नेक्स्ट रैंक आते हैं वो JCOs के होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के होते हैं। उसमें असिस्टेंट वारंट ऑफिसर और चीफ वारंट ऑफिसर, ये तमाम JCOs में जाते हैं। जो इससे पहले आ जाते हैं वो कुछ SNCO में, कुछ NCO में, इस तरह की हैं, इनकी कैटेगरी होती है। तो सैलरी वाइज भी डिफरेंट होता है कि 25 ईयर तक जो ड्यूटी करता है तो उसकी सैलरी साफ ज़रे 1 लाख तक होती है। तो इससे पहले जितने आते हैं जो LAC जो पहला ट्रेड होता है, ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद जो आपको रैंक दिया जाएगा LAC या SAC होता है, जितने भी होते हैं, तो उसमें कितनी होगी। उसमें आपको 30 के अराउंड आपको मिल जाता है पास आउट होने के बाद, ट्रेनिंग में मिलता है। उसके बाद जो आपके पास वहाँ पे आपको कैश ही देंगे ट्रेनिंग में जितने भी होते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब आप बेस पे रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे आपको इसमें वो अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट ओपन होगा तो उसी में सैलरी आएगी। इससे पहले आपको कैश में देते रहेंगे। ये आजकल जो है ना मेरे ख्याल से 15 से 18 हज़ार चल रही है। इससे पहले बहुत कम थी, 10,000 तक थी। अभी जो है ना 15 से 18 तक इन्होंने कर दी है, जितने भी सारे ट्रेड के हवाले से। तो बाकी ट्रेड का इन एरो ट्रेड में यही मैंने आपको बताया है कि जितने हैं। बाकी C कैटेगरी और B कैटेगरी इनकी भी सैलरी में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर A कैटेगरी वाला 30 ले रहा है तो उसमें ये 25 लेता है। तो A कैटेगरी और C का मैंने आपको बताया। A में ये टेक्नीशियन आ जाते हैं सारे जो BSc BTech और FSc प्री इंजीनियरिंग की हुई है। और जो B और C कैटेगरी में है वो बाकी ट्रेड हैं जो टेक्नीशियन नहीं है, नॉन टेक के हैं, जितने भी हैं, अकाउंट्स हो गया, एडमिन हो गया। तो इसमें तो इस पे नेक्स्ट भी यही है कि भाई आपको मज़ीद जो है ना इस पे रहनुमाई के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएगी कि रैंक्स के लिए या प्रमोशन के लिए उस पे कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, आपको कैसे मतलब ड्यूटीज़ देनी होगी कि आपके प्रमोशन जल्दी आए, और अफसर बनने के लिए उसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है। उस पे भी एक डिटेल में वीडियो पे काम हो रहा है कि ऑफिसर बनने के लिए आप उससे सिविल में जाने के लिए, इसको छोड़ने के लिए या किसी और डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको NOC कहाँ से लेनी होगी, या एयरफोर्स में आपने अफसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप हायर एजुकेशन जारी रखना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होगी और आप वो कैसे जारी रख सकते हैं। इस पे नेक्स्ट पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी सून अपलोड हो जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आए वो आपको मिल जाए। तो बात कर रहे थे हम उधर एरो ट्रेड की। एरो ट्रेड जैसे ये 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद पास आउट होते हैं तो PF एयरमैन अकेडमी इसमें PTTS से होके PF एयरमैन अकेडमी कुरंगी क्रीक में कराची में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये 2 साल की ट्रेनिंग, 1.5 से 2 साल की सब्जेक्ट ट्रेनिंग होती है, जिसमें इतनी ख़ास फिज़िकल नहीं होती लेकिन ट्रेड के हवाले से पढ़ाया जाता है। एट द एंड जब आपके 2 साल मुकम्मल होते हैं तो आपको एसोसिएट का डिप्लोमा दिया जाता है। जिस ट्रेड में आपने किया है उसी ट्रेड की आपको डिग्री दी जाती है। मतलब आपने
इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है तो आपको उसी हिसाब से आपको डिप्लोमा देंगे 2 साल का, और आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप सिविल में अप्लाई करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनसे लेके आप जहाँ भी जाना चाहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल NOC लेके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या है, NOC का प्रोसीजर क्या है, रैंक्स, प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए वीडियो पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ में अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे वो वीडियो अपलोड हो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिए।